चलिए आज हम मणिपुर वायलेंस पर बात करेंगे। मणिपुर हिंसा, हम इसके पीछे के सभी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये 1, 2 या 3 पार्ट्स में जा सकता है लेक्चर, क्योंकि हमें इसे मल्टीपल एंगल से कवर करना है ताकि आपको बात समझ आए। ये इतनी सरल सी बात नहीं कि मेती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस देने की बात हो रही है और कुकी उसका ओपोजिशन कर रहे हैं, इसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। इन बातों पर एक वुमेन को नेकेड करके परेड नहीं कराया जाता सड़कों पर। कहानियाँ पुरानी हैं, संघर्ष बहुत ही गहरे हैं और रोष सभी कम्युनिटीज़ में जो भरा हुआ है वो बहुत ही डीप है। इसका रेजोल्यूशन इतना इजी नहीं। हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, लगातार म्यांमार या बर्मा से हो रही घुसपैठें, बदलते हुए डेमोग्राफिक्स ऑफ मणिपुर का अपना इतिहास और वैली एरिया के हिली रीजन के साथ संबंधों को, मणिपुर के इतिहास के दौरान उसका वैष्णवाइट हिंदुइज़्म में बदलना वैली इलाकों का, और अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर इन्फ्यूज़ की गई डिसेंशंस, सभी एंगल्स को, असिमिलिएशन और इंटीग्रेशन जो आज़ादी के बाद हुई उस दौरान फोर्स किए गए एक्ट और लैक ऑफ इम्यूनिटीज़, डेवलपमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के कारण वहाँ का डिसएडवांटेज में खड़ा युवा जो लगातार इंसर्जेंट ग्रुप्स को ज्वाइन होता है। हर एंगल से हम हर चीज़ को समझना चाहेंगे। मणिपुर वायलेंस हम हर तरह से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि कवर हो, सभी पक्ष रखे जाएं, सभी पक्षों की बात की जाए। जब हम मणिपुर वायलेंस की बात करते हैं तो पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से ज़रा नक्शे पर मणिपुर को समझें कि मणिपुर कहाँ है, तभी हमें बाकी की सारी कहानी समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। चलिए मणिपुर को समझते हैं। तो ये देखिए, ये मणिपुर है। कहाँ? ये रहा। मैंने समझाया इसके पीछे कोई कारण है। आप इसका रिश्ता नागालैंड के साथ देखिए और इसका रिश्ता मिज़ोरम के साथ देखिए। इसे नॉर्दर्न साइड पर बॉर्डर शेयर होता है नागालैंड का, साउदर्न साइड पे बॉर्डर शेयर होता है मिज़ोरम का। अच्छा, एक खूबसूरत चीज़ और है, एक ऐसा स्टेट है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं और इनमें हम कुल 8 राज्यों को गिनते हैं। टोटल 8 स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्व। उन 8 राज्यों में एक अलग हो जाता है, बाकी 7 सिस्टर्स। एक जो अलग होता है दैट इज़ द सिक्किम। अब आप इन बाकी 7 को देखिए, इनमें एक जादू है कि जो आसाम है वो तकरीबन सबके ही साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आसाम अरुणाचल के साथ भी, नागालैंड के साथ भी, मणिपुर के साथ भी, मिज़ोरम के साथ भी, त्रिपुरा के साथ भी, मेघालय के साथ भी, सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब हम वापस आ जाते हैं, ये हमारा मणिपुर। अब इस तरफ जो वाइट एरिया में कुछ दिखाया नहीं गया, इस तरफ आएगा म्यांमार या बर्मा। एक तरफ आप इंटरनेशनल बॉर्डर उस कंट्री से शेयर हो रहा है और दूसरी तरफ आपका भारत में इन राज्यों से बॉर्डर शेयर हो रहा है, दैट इज़ आसाम ऑन द वेस्टर्न साइड, ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड मिज़ोरम, ऑन द नॉर्दर्न साइड कम्प्लीटली कवर्ड बाय द नागालैंड, द नागा पीपल। अब आपको नागा ट्राइब्स के द्वारा बार बार जो इनकर्शंस की जाती थी मणिपुर में वो समझ आ जाएंगे, आप इमेजिन कर पाएंगे। तो पहले हमने ये समझा, अब हम ज़रा मणिपुर को बढ़ा करें। ये जो मणिपुर है इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, अलग अलग क्षेत्र कौन से हैं, अब लेक्चर को समझने के लिए उसे भी जानना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको कुछ ख़ास नामों से अवगत कराता हूँ, कुछ ख़ास क्षेत्रों के बारे में बताता हूँ। इस मैप को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमने जब इस मैप को देखा तो हमें नज़र आया ये चुराचांदपुर। चुराचांदपुर नाम कहाँ से आया? चुराचांदपुर वाज द माइनर मणिपुर रूलर, द माइनर एज मणिपुर रूलर, जिसके समय में ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि सत्ता एक माइनर के पास है, इसलिए अपना ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट एज अ रीजेंट यहाँ बैठाया था।
तो चूराचांदपुर वॉज द नेम ऑफ द रूलर, और वही नाम यहाँ पर डाला गया है, दिस चूराचांदपुर एरिया। क्यों बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ? खबरों में चूराचांदपुर ही जल रहा है। क्यों जल रहा है? ये किन के द्वारा डोमिनेटेड एरिया है? इट इज़ द एरिया डोमिनेटेड बाय द कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइबल लोगों के द्वारा डोमिनेटेड एरिया है, और ये मेजॉरली क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। अब इस लिंक को भी जोड़ के बताऊंगा कि रीजन ट्राइबल डोमिनेटेड है और साथ के साथ क्रिश्चियन डोमिनेटेड, और जो ट्राइब डोमिनेट कर रही है वो है कुकी। कुकी जो कि मेनली कन्फ्लिक्ट में है इस समय मेतीस के साथ। मेतीस कहाँ डोमिनेट करते हैं हम अभी वो भी समझते हैं। पहले आपको ये समझ आ गया? तो दिस एरिया ऑफ चूराचांदपुर एंड दिस एरिया ऑफ चांदेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि चूराचांदपुर में सिंगनाथ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उसका सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। आप समझ लीजिए कि इंडियन स्टेट वहाँ रुक जाता है। इंडियन सोसाइटी तो वहाँ है, इंडियन स्टेट वहाँ जाके रुक जाता है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के डाकघर, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पर रेयर ही आपको कोई नज़र आता है। वहाँ की सड़कों को सुरक्षा भारतीय राज्य के संस्थाएं नहीं देती, उन्हें सुरक्षा देती है ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी ZRA, जो किसे रिप्रेजेंट करती है? दैट इज़ ज़ोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का द आर्म विंग, द मिलिटेंट विंग। ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी ट्रकों से, बसों से, सभी गाड़ियों से उन सड़कों पर सेफली जाने के लिए टोल वसूलती है, जिससे वो अपना ख़र्चा चलाती है, और वो पैसा देते हैं ताकि वो सेफली वहाँ से गुजर जाएं, वरना वो गुजर नहीं सकते। हॉस्पिटल्स हैं पर डॉक्टर नहीं, स्कूल्स हैं पर खाली पड़े हैं, फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग है, फायर ब्रिगेड की बसें हैं जो सालों पुरानी हैं, जिन्हें चलाने वाला कोई भी नहीं। सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर रहा। ऐसा माहौल है वहाँ कर, ऐसा लगता है जैसे कि द स्टेटलेस सोसाइटी रीजन इज़ देयर, और प्राइवेट मलेशियाज़ वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सभी चीज़ों को ऑफ़र कर रहे हैं। चुनावी दिनों में अक्सर EVM मशीनें यहाँ से आया जाया करती हैं भारी सुरक्षा के बीच में। लोग वोट भी डालते हैं। क्यों डालते हैं ये भी समझेंगे, जबकि सत्ता वहाँ तक पहुँचती तो नहीं, सरकारी कार्यक्रम वहाँ जाते तो नहीं। तो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को समझेंगे। अब ये हमने देखा चूराचांदपुर और ये चांदेल। अब हम ज़रा इसको ऐसे करें बड़ा। अब हम ज़रा इसे देखें, ये क्या है? ध्यान से देखिए, ये है इम्फाल वेस्ट। इम्फाल वेस्ट, ये पर्पल कलर का है इम्फाल ईस्ट, तो ये येलो कलर का वेस्ट इम्फाल, ये पर्पल कलर का इम्फाल ईस्ट। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की। ये जो सारा पीच कलर का है दैट इज़ थौबल। ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ बिष्णुपुर। ये जो इलाके हैं ये कौन है? ये हैं द वैली एरियाज़, द वैली एरियाज़। मणिपुर वैसे तो 16 डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, बट लार्जली आप इसे वैली एंड हिल में बांट लीजिए, द वैली एंड हिल। और वैली के जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया है, ये मेनली वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ की किंगडम हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो किंगडम थी उसका जो मेन एरिया था वो आज यहाँ के वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो किंगडम किन राजाओं के द्वारा कंपोज थी? किंगडम का कल्चर, कस्टम, मैनर क्या था? वो आज की वैली में रिफ़्लेक्ट हो रहा होगा, वैली के लोगों में रिफ़्लेक्ट हो रहा होगा। तो फिर सराउंडिंग रीजन में कौन रहते थे, किंगडम का उनसे रिश्ता क्या था, अंग्रेज़ों का रिश्ता क्या था, ये सब महत्वपूर्ण बनता है आज तक पहुंचने के लिए। अब ये तो हुई वैली, ये सराउंडिंग सारा इलाका क्या है? ये उखरुल का इलाका, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका। अगर नागालैंड के लोग मणिपुर में किसी भी तरह से घुसपैठ करेंगे या आक्रमण करेंगे, सेनापति, उखरुल, ये तमेंगलोंग, यही इलाके होंगे ना, यही इलाके होंगे। उखरुल में हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाए कुकियों और नागाओं के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने दूसरा नक्शा देखा था उसमें उत्तर की दिशा में तो यही लोग थे, दक्षिण की दिशा में जैसे कि चांदेल, चूराचांदपुर, तो ये चूराचांदपुर इलाकों में यहाँ से मिज़ोरम कनेक्ट हो रहा था, और इसके इस तरफ म्यांमार है, हम ये जानते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको एक मैप और दिखाता हूँ। देखिए, मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि ये एक फुटबॉल ग्राउंड के जैसा है, जिसमें सेंटर में तो ग्राउंड है, चारों तरफ गैलरी है। तो वो जो ग्राउंड है वो वैली है, और चारों तरफ जो गैलरी है वो हिली रीजन्स है। चलिए उसके लिए ये इमेज देखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ये है
फिज़िकल मणिपुर फिज़िकली ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये रही वैली बिल्कुल बीच में एक मैदान की तरह, और ये देखिए चारों तरफ जितने डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र कर रहा था, वो यहाँ पर उखरुल हो, यहाँ पर चुराचांदपुर हो, यहाँ पर चंदेल हो, सारे देखिए हिली रीजन्स हैं। सो द लैंड एरिया 90% मणिपुर इज़ हिली, इट इज़ हिली, ऑक्यूपाइड बाय द हिली एरियाज। ओके, क्लियर हुआ? तो जोग्राफिकली ये इतना लूप साइडेड डिवाइडेड है। वैली एरिया के पास 10% क्षेत्र ही आता है, 90% क्षेत्र हिलों के पास आता है, और वहीं पर बस रही हैं ये सारी ट्राइब्स। तो दीज आर द हिली ट्राइब्स, या इन्हें हिली रीजन पीपल कह लीजिए, या हिली ट्राइब्स कह लीजिए, कोई भी नामों से आप जानेंगे। ये जो वैली रीजन हुआ करता था, यहाँ पर शासकों ने अपनी शासन करने की शुरुआत की। वे धीरे धीरे यहाँ से फैलते हुए उन्होंने पहाड़ी इलाकों को भी अपने कंट्रोल में लिया, और वो और ज़्यादा फैलना चाहेंगे तो वो म्यांमार बर्मा के क्षेत्र में भी जाएंगे फैलते हुए। इतनी बात क्लियर हुई? 3 मैप देखे हमने। पहला मैप देखा कि हम समझें कि मणिपुर कहाँ है, दूसरा मैप देखा कि हम समझें कि मणिपुर में मुख्य इलाके कौन कौन से कहाँ हैं, तीसरा मैप देखा कि हम समझें कि फ़िज़िकली मणिपुर देखने में कैसा लगता है, एक फुटबॉल ग्राउंड के जैसा लगता है। मैं कुछ आंकड़ों तक आऊँ कि यहाँ पर मेती कितने हैं, यानी कि वैली लोग कितने हैं, यहाँ पर ट्राइबल लोग कितने हैं, किसकी कितनी पॉपुलेशन है, उसके पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब हम मणिपुर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आज का ये जो मणिपुर है, पास्ट में कैसा रहा होगा। ये लोग जिनका नाम आज सुन रहे हैं कहाँ से आए होंगे, कब से यहाँ पर बस रहे हैं, और किस व्यवस्था की पालना कर रहे होंगे। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं ना, उनके लिए थोड़ा पास्ट को समझते हैं। मणिपुर के बारे में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें पता चलेंगी। आप इतना ही जानते हो ना आज दिन तक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर ने साइन किया? बिल्कुल नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मणिपुर ने भी साइन किया। आप इतना ही जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर का ही अपना एक सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था? बिल्कुल नहीं, मणिपुर ने भी अपना एक सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ओके, ये वो तथ्य थे जो आप नहीं जानते थे, अब आप जानेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। शुरुआत करते हैं 12th सेंचुरी से। कौन से शासक थे यहाँ पर जिनका विलय होता है भारत में एक राज्य के रूप में? किन शासकों ने कराया? तो जम्मू कश्मीर के भी राजा ने भारत में शासन को विलय करा दिया, ऐसे ही मणिपुर के भी राजाओं ने भारत में मणिपुर का विलय करा दिया, मर्जर करा दिया। वो कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी, आइए समझना जरूरी है। देखिए, द कंगलेपाक स्टेट, KANGLEIPAK, द कंगलेपाक स्टेट और द कंगलेपाक किंगडम, दैट इज़ द किंगडम ऑफ मणिपुर। इसका एक महत्वपूर्ण शासक है लोयम्बा, LOIYUMBA, लोयम्बा। मैंने क्यों कहा यह महत्वपूर्ण शासक हैं? लोयम्बा के ही समय में लोयम्बा शिनयन अस्तित्व में आया। लोयम्बा शिनयन क्या है? द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस किंगडम, कंगलेपाक स्टेट। ओके, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। सो द कंगलेपाक स्टेट वॉज डेवलप्ड अंडर किंग लोयम्बा with its first written constitution in the early 12th century. लोयम्बा शिनयन, that is the written constitution। इतनी बात समझ में आई? तो हम जरा इसका इतिहास इस मॉडर्न स्टेट तक पहुंचने के लिए 12th सेंचुरी से डिमार्केट कर रहे हैं। लोयम्बा एक महत्वपूर्ण शासक है। ये स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नज़र आता है उसी के समय में, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ रहा है कि राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी, जिसे लोयम्बा शिनयन कह के पुकारा गया है। इसके बाद ये शासक क्या प्रयास करेंगे? नेचुरली ये शासक धीरे धीरे सराउंडिंग हिली एरियाज़ में जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, छोटे छोटे शासक हैं, उनके चीफ हैं, उनको धीरे धीरे कंट्रोल करते चले जाएंगे और अपने राज्य का विस्तार करते चले जाएंगे। करते करते ये सराउंडिंग रीजन में भी जाएंगे। आज इस तरह से कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, म्यांमार, इधर इंडिया, फिर इंडिया में मणिपुर, त्रिपुरा। एक समय ऐसा थोड़ी ना हुआ करता था, एक समय ऐसा तो नहीं था। मगध साम्राज्य तो तमाम राज्य और तमाम मुल्कों तक फैला हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य आज के कितने मुल्कों में फैला हुआ था, इमेजिन करिए। तो तब नेचुरली आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते होंगे। तो काबा रिवर वैली एरिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इस क्षेत्र के राजा थे, चाहे वो म्यांमार के थे, चाहे मिज़ोरम के थे, चाहे मणिपुर के थे, वो अपने आप को तकरीबन वैली एरियाज़ तक प्रमोट करना चाहते थे कि महत्वपूर्ण नदियाँ सारी कंट्रोल में आ जाएं,
ट्रेड एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश हो, सारे मिनरल्स हमें मिले और इम्पॉर्टेंट फर्टाइल एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हमारे कंट्रोल में आए। इसी वजह से मणिपुर के शासकों ने भी खुद का एक्सपेंशन म्यांमार और बर्मा की ओर कर दिया और बदले में म्यांमार और बर्मा के शासकों के साथ उनके युद्ध चले। तो कभी मणिपुर का शासन वहाँ तक बढ़ेगा, कभी म्यांमार के शासक मणिपुर तक आएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ये इधर से उधर को एक्सपेंशन करते हैं, वो उधर से इस और एक्सपेंशन करते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में एक स्ट्रगल बनी रहती है। द रूलर्स फ्रॉम द मणिपुर एंड द रूलर्स फ्रॉम द म्यांमार एरिया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इतनी बात क्लियर? कभी ये हावी हो जाते हैं, कभी वो हावी हो जाते हैं। सिंपल सी कहानी है। अब ऐसे में ये एक्सपेंशन चलता रहा। पहले वैली को कंसोलिडेट किया, फिर सराउंडिंग हिली रीजन के सभी प्रिंसिपैलिटीज़ को कंट्रोल किया। जब अपना क्षेत्र कंट्रोल हो गया तो एक्सपेंशन टुवर्ड्स म्यांमार हो गया और समय आया इस शासक का, जिस शासक का नाम है खागम्बा। सो 1597 से 1652, आप इसको इतना समझ लीजिए 17th सेंचुरी। सो द जेनिथ ऑफ कांगलेपाक स्टेट रीच्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग खागम्बा। तो 12th सेंचुरी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कांगलेपाक स्टेट नज़र आ रहा है, जो कि 17th सेंचुरी तक अपने जेनिथ पे पहुंच गया है, अपने टॉप पे, अपनी पीक पे पहुंच गया है और मेजर एरिया सराउंडिंग रीजन के कंट्रोल कर लिए गए हैं। समय है 1597 से 1652, 17th सेंचुरी। लेकिन फिर बदलाव आएंगे, अब चेंजेस आएंगे। अगला बड़ा बदलाव इनके समय में है। इन 1714 किंग पामहेबा, PAMHEIBA। अब आप सोचेंगे सर ये नाम याद रखने हैं तैयारी के दौरान। देखो, नाम याद हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इन्हें बहुत ज़्यादा कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम जब किसी मैटर तक पहुंचना चाहते हैं तो चीज़ें समझ कर ही पहुंच सकते हैं, इसलिए वो नाम लिखे जाते हैं। ओके, तो लोयुम्बा, ये खागम्बा, ये पामहेबा, ये आप रटने मत बैठ जाइएगा। लेकिन एक प्रोसेस के फ्लो को समझने के लिए ये लिखना ज़रूरी है कि जो कंटेंट कराया जा रहा है वो ऑथेंटिक है और आपने भी नोट्स बनाए हैं। ओके, अगली बड़ी उपलब्धि 1714 में हुई। वो कौन सी हुई? किंग पामहेबा वाज इनिशिएटेड इनटू गौड़िया वैष्णविज्म। अब यहाँ पर देखिए, आप सब जानते हैं मिडिवल पीरियड भक्ति सूफी मूवमेंट के दौर का पीरियड था। भक्तिज़्म के अंदर, भक्ति सेक्ट के अंदर कई तरह की ब्रांचेस क्रिएट हुई, जिनमें वैष्णवाइट ब्रांच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से ईस्टर्न रीजन में जो फेमस हुआ वो गौड़, बंगाल को गौड़ क्षेत्र भी कहते थे, वो गौड़ का वैष्णविज्म था, गौड़िया वैष्णविज्म। वो गौड़िया वैष्णविज्म बंगाल के अंदर ही पहले असम आता था। तो बंगाल के सिलहेट इलाके से एक व्यक्ति निकला, वो व्यक्ति का नाम था शांतिदास गोसाई, अ बंगाली पोएट फ्रॉम द सिलहेट रीजन। ओके, शांतिदास गोसाई। ये शांतिदास गोसाई ने इस पामहेबा को, राजा को 1714 में गौड़िया वैष्णविज्म की दीक्षा दे दी, इनिशिएट कर दिया। कहते वैष्णवाइट हो जाओ। और इस पामहेबा ने उस समय के अपने राज्य को वैष्णवाइट राज्य डिक्लेयर कर दिया। जैसे 4th सेंचुरी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के शासक कॉन्स्टेंटाइन ने अपने स्टेट का रिलीजन क्रिश्चियनिटी बना दिया और क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैल गया, वैसे ही पामहेबा ने अपने स्टेट का रिलीजन, दैट कांगलेपाक स्टेट, इसका रिलीजन बना दिया वैष्णवाइट। और कौन सा वैष्णवाइट? द गौड़िया वैष्णवाइट। लोग कौन है, एथनिकली कौन है ये? मेती पीपल। तो कांगलेपाक राज्य के लोग कौन है एथनिकली? मेती, MEITEI, मेती पीपल। अब से पहले जब तक गौड़िया वैष्णविज्म यहाँ नहीं फॉलो हुआ होगा, ये क्या करते होंगे? ये अपनी लिटरेचर क्रिएट करते थे, अपनी चीज़ें लिखते थे मेतेई स्क्रिप्ट में। मेतेई स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखा करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी लिखूं, हम आपके दिल में रहते हैं, लैंग्वेज हिंदी, स्क्रिप्ट देवनागरी, हम आपके दिल में रहते हैं। पर फिल्मों के नाम कैसे लिखे जाते हैं? हम आपके दिल में रहते हैं, लैंग्वेज हिंदी, बट स्क्रिप्ट रोमन। इंग्लिश में लिखे जाते हैं ना, स्क्रिप्ट रोमन। आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, स्क्रिप्ट गुरमुखी। तो पहले क्या हो रहा था, जब तक गौड़िया वैष्णविज्म यहाँ का राज्य धर्म नहीं बना था, उसके पहले तक क्या हो रहा था, यहाँ पर लैंग्वेज मेती ही थी,
लेकिन स्क्रिप्ट भी मेती फॉलो की जा रही थी। मेती कल्चर बहुत फ्लरिशिंग स्टेट में था, जो कि अपने नेटिव नेचर में था, लेकिन धीरे धीरे उसके गुणों को वैष्णवाइट गुणों से जोड़ दिया जाएगा। कोई भी सोसाइटी ने पास्ट में खुद को बड़ा करने के लिए, वृहद कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए जो लार्जर कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो लार्जर कल्चरल स्टोरीज़ हैं और जो लार्जर कल्चरल स्क्रिप्चर्स हैं, उसके साथ खुद को एसोसिएट किया है और फिर उसकी सीमाएं बहुत बड़ी हो गई हैं। आज आप दक्षिण में चले जाएं, जितने भी दक्षिण के लोकल गॉड गॉडेसेस होंगे, आपको वो लार्जर इंडियन गॉड गॉडेसेस जो हैं उनसे कनेक्ट होते मिलेंगे। आप उड़ीसा चले जाए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ हैं, वो आपको कृष्ण से एसोसिएट होते मिलते हैं। सुभद्रा है उनकी बहन, है कि नहीं, और बलराम है उनके भाई। इसी तरह से जितनी भी लोकल डीटीज़ होती हैं, लोकल कस्टम कल्चर मैनर होते हैं, जो एक लार्जर मैनर में कल्चर कस्टम मैनर फैल रहा होता है, उसके साथ धीरे धीरे एसोसिएट हो जाते हैं, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर भी होनी बाकी थी। तो जैसे ही गौड़िया वैष्णविज़्म यहाँ पर गया, वो एथनिकली मैती पीपल जो हैं, धीरे धीरे होने क्या लगा कि जो लैंग्वेज है वो मेती रही, और अब उसका नाम हुआ है द मणिपुरी लैंग्वेज। अगर आपसे मैं पूछूं द लैंग्वेज ऑफ मणिपुर, इट इज़ द मणिपुरी, एग्जैक्टली इट इज़ द मेती। ओके, और स्क्रिप्ट जो यूज़ हुई उसके लिए वो यूज़ होने लगी अब द बांग्ला। ओके, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई? बांग्ला। तो लैंग्वेज मेती है, स्क्रिप्ट बंगाली, बांग्ला स्क्रिप्ट यूज़ होने लगी। वैष्णविज़्म के वाया बंगाल का प्रभाव दिखने लगा, बंगाली इम्पैक्ट नज़र आने लगा। वैष्णविज़्म के कारण टिपिकल हिंदू इम्पैक्ट आने लगा। तो मेती धीरे धीरे द हिंदूज हो गए। हिंदू कल्चर कस्टम प्रैक्टिसेस डोमिनेट हो गई वाया द गौड़िया वैष्णविज़्म। आई बात समझ में? जितने भी नेटिव लोग रहते हैं, एक समय में आप मान करके चलिए मैं हिली रीजन के लोगों की बात करता हूँ। हिली रीजन में कुकी नागा क्या करते थे पहले? एनिमिज्म। पहले क्या फॉलो करते थे? एनिमिज्म। वर्ल्ड में सभी ट्राइबल सोसाइटीज़ एनिमिज्म। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिशनरियों ने यहाँ पर आकर के इनको एजुकेट करना शुरू किया। मिशनरीज़ की एजुकेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पर फेमस हुई ब्रिटिशर्स के समय में, और फिर अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी पेनिट्रेट कर गई। तो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन हो गए, एनिमिज्म से क्रिश्चियनिटी का सफ़र हो गया था। इसी तरह से जो अदर रीजन्स हैं, मान लीजिए वहाँ पर आप किसी भी तरह के अपने नेटिव कल्चर कस्टम मैनर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें मेजॉरली एनिमिज्म ही होगा। धीरे धीरे उसमें वो लार्जर हिंदू कलर आ जाएगा। जैसे वैष्णविज़्म के वाया यहाँ पर भी हिंदुइज़्म पेनिट्रेट हो गया, तो मेती हिंदू कल्चर एग्जिस्टेंस में आ गया। ये शांतिदास गोसाई इसके लिए बड़ी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति पामहेबा शासक, जिन्होंने शांतिदास गोसाई के द्वारा खुद गौड़िया वैष्णविज़्म ले लिया और वही गौड़िया वैष्णविज़्म राज्य का धर्म बना दिया। और 1724 को मणिपुर को नाम मिला मणिपुर। और नाम क्यों मणिपुर दिया? पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये नाम मणिपुर है दर्ज महाभारत में। मणिपुर माने द सिटी ऑफ ज्वेल्स, मणियों का शहर, द सिटी ऑफ ज्वेल्स। तो महाभारत में मणिपुर नाम से दर्ज है। स्टोरी कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट, कि महाभारत वाला ये वही मणिपुर है, और ये वही मणिपुर के महान शासक, और ये वही मणिपुर का महान कल्चर। तो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो 1714 में किंग पामहेबा वाज इनिशिएटेड इनटू गौड़िया वैष्णविज़्म फेथ बाय शांतिदास गोसाई, अ बंगाली हिंदू। दिस किंग पामहेबा मेड द गौड़िया वैष्णविज़्म फेथ द स्टेट रिलीजन, रिप्लेसिंग मेती रिलीजन, and made the Methi language, that is Manipuri, written Bengali script, made the Methi language written in the Bengali script। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते। 1724 में मणिपुर नाम रख दिया, वो तो मैंने बता ही दिया। इन 1754 अगली घटना, मणिपुर वाज ऑक्यूपाइड बाय किंगडम ऑफ बर्मा। मैंने बताया ये बर्मा इन पर आक्रमण करता है। अब बर्मा ने इन पर आक्रमण किया 1754, और हम सब जानते हैं 1602, 3, 4 ये वो समय है जब बंगाल की बंगाल की महारानी कहने वाला था, जब ब्रिटेन की महारानी से अनुमतियां ले लेके कंपनी भारत आ रही थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे फैलना शुरू हुई। 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी भी हो गया, लेकिन उसके पहले तक ही धीरे धीरे कंपनी ने खुद को मजबूत कर लिया था।
वो भारतीय राजाओं के आपसी कलेशों में इंटरफेयर करने लग गए थे, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं। अभी वो खुद नुकसान में नहीं आना चाहते थे। 1754 में कैंगलेपाक स्टेट पर जब बर्मा का आक्रमण हुआ, ये गए अंग्रेज़ों के पास कि हमें सपोर्ट दे दो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि अभी अपन ने किसी के भट्टे में पाँव नहीं फंसाना, फंस जाएंगे, अभी खुद नए नए हैं, तबाह हो जाएंगे। तो तब ये फिर चले गए अहोम राजाओं के पास, आसाम। तो ये किसके पास गए मदद मांगने? अहोम राजा। अहोम राजा ने ट्रीटी की, साथ में लाया, सेना भेजी, कहता लड़ो जट डट कर बर्मा के साथ। तो बर्मा को ये लोग एट बे रख पाए। किनकी मदद से? ब्रिटिशर्स की मदद से, लेकिन सॉरी अहोम की मदद से। लेकिन यही तो समस्या है, अपने पड़ोसी राज्यों की मदद ले करके अगर किसी भारी शक्ति को हम किनारे पे रख पाएँ, वो पड़ोसी राजा सिर पे चढ़ जाएगा ना। इसलिए तो वो पहले विदेशी की मदद लेने गए थे कि विदेशी की मदद लेंगे, गिफ्ट वगैरह दे दू करके चलता करेंगे। पर पड़ोसी तो पक्का टिका हुआ है बॉर्डर पे, और वो हम राजा अगर मदद करेगा तो बाद में कहेगा कि अब आ जाओ, हमारे ही अंदर आ जाओ। खुद की सुरक्षा करनी होती, हमारी कृपा हमारे आशीर्वाद से राजा बनते रहो। तो एक ध्वज तुम्हारा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा ध्वज हमारा, हमारी छत्र छाया में पलो। ये स्वीकार नहीं होता किसी को भी। विदेशी से मदद ले लेंगे पर अपनों के सामने कैसे? घर में भी ऐसा होता है, भाई के खिलाफ भाई दूसरे ही मदद ले लेता है, लेकिन अपने ही साथी की तो नहीं। ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीज़ हुई। तो 1754 में मणिपुर वॉज ऑक्यूपाइड बाय किंगडम ऑफ बर्मा एंड द मेती किंग सॉट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश बट रिफ्यूज्ड। फॉलोइंग द बर्मीज इन्वेशन इन 1824, अब ये अगली नेक्स्ट घटना 1754 के बाद 1824 का समय आता है। बर्मा फिर नहीं रुकेगा, वो इन्वेजन करना चाहेगा इन इलाकों में। लेकिन अब भारत वो भारत नहीं है जो पहले वाला था। अब तो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद, फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद लगातार एक करके भारत में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया है। 1824 का भारत भारतीय राजाओं का थोड़ी ना था, वो तो अंग्रेज़ों की जिम्मेवारी हो गई थी। और किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण, अंग्रेज़ों का मानना था कि ये तो हमारे साम्राज्य पर अतिक्रमण है, ये तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। तो अब इस बार जब बर्मीज इन्वेजन हुआ, तो फिर यहाँ का राजा किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। और इस बार ब्रिटिशर्स कहेंगे ओके डन, सपोर्ट देंगे तुमको, अब तुमको सपोर्ट देंगे, और फिर बर्मा युद्ध में हराया जाएगा। इस एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद आगे तक के लिए इसी समय के दौरान 1824 से 1826 के बीच में मणिपुर ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हो जाएगा। वो ब्रिटिश संरक्षण में चला जाएगा, ब्रिटिश छत्रछाया में चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो माने आंग्ल पीपल, अंग्रेज, ये जो एंग्लो बर्मीज वॉर है, इस एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को सहायता दी, और फिर अल्टीमेटली मणिपुर ने प्रोटेक्टरेट स्टेटस ले लिया ब्रिटिशर्स का। वो उनकी छत्रछाया में आ गया, उनके संरक्षण में आ गया। ओके, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है कि इन 1824-26 ऑन द ऊपर से पढ़ते हैं। फॉलोइंग द बर्मीज इन्वेजन्स इन 1824 द किंग आस्क्ड द ब्रिटिश हेल्प अगेन एंड वाज ग्रांटेड। इन 1824-26 ऑन द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर मणिपुर बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। ओके, तो आप याद रखेंगे 12th सेंचुरी में लोयुम्बा के समय में लोयुम्बा शिनयेन नाम के संविधान की स्थापना के साथ ही एक राज्य की स्थापना हुई। वो राज्य ने अपना बड़ा विस्तार किया, और करते करते वो खागंबा के समय में अपने ज़ेनिथ पे पहुंचा 17th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हुए कौन सा राजा है? पामहेबा के समय में गौड़िया वैष्णविज्म यहाँ पर विस्तार कर गया, फैल गया। हिंदू कल्चर, कस्टम, मैनर यहाँ पर बहुत डोमिनेट हो गए, और अल्टीमेटली एक टाइम आया जब लगातार बर्मीज़ आक्रमण होने लगे इस क्षेत्र के ऊपर, मणिपुर के ऊपर। पहले अंग्रेज़ों की मदद मांगी गई, नहीं दी गई। फिर फाइनली 1824 से 26 के फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर की कंक्लूजन के साथ ही अब मणिपुर प्रोटेक्टरेट हो गया है ब्रिटिशर्स का। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब एक बार मणिपुर ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट हो गया, तो आप जानते हैं फिर ब्रिटिश क्या किया करते थे? धीरे धीरे अपनी शर्तें, अपने विचार लागू करते थे। इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना दखल रखते थे कि वो राजा कितनी सेना रखे या कितनी ना, कितनी सेना घटाए या कौन कौन से सैनिक रखे, गद्दी पर कौन बैठे, चाचा भतीजे, इनमें लड़ाई कराना। इस तरह की डिस्टर्बेंसेस फील होनी शुरू हो गई मणिपुर के अंदर भी। 1826 में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेटस अचीव करने के बाद
मणिपुर में अंतर्कलेश बढ़ने शुरू हो गए राजगद्दी को लेकर के, और वो शांत नहीं हुए। ये सिलसिला चलता ही रहा और ये अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने 1860-70 के राउंड अपने दखल तेज कर दिए। जब वो दखल बहुत तेज हो गए तो जब मणिपुरी लोगों ने ये देखा कि ये हमारी स्वतंत्रता, हमारी अस्मिता, हमारी संप्रभुता पर एक अतिक्रमण है, ये एनक्रोचमेंट है, आघात है, तो तब फाइनली एक और वॉर हुई। इसे अंग्रेज़ों की तरफ से इस मैनर में देखा जाता है, द ब्रिटिश एक्सपीडिशन ऑफ 1891, लेकिन इसे मणिपुर के लोग देखते हैं द फर्स्ट एंग्लो मणिपुरी वॉर या एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891। वो इसे एंग्लो मणिपुर वॉर के रूप में देखते हैं और ब्रिटिशर्स इसे अपनी एक्सपीडिशन के रूप में देखते हैं। और फाइनली इस 1891 की एक्सपीडिशन का ये नतीजा निकला कि कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को अनेक्स कर लिया। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को अनेक्स कर लिया, अपने राज्य में मिला दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हुआ करती थी कि जब किसी राज्य के पास किसी तरह का लेजिटिमेट हियर अपेरेंट ना हो बायोलॉजिकल, यानी कि आगे कोई वंशज ना हो बायोलॉजिकल, तो जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, दत्तक पुत्र है, वो गद्दी नहीं ले सकता। फिर गद्दी लैप्स हो जाएगी, दावा लैप्स हो जाएगा, फिर वो ब्रिटिशर्स में ही अटैच कर दिया जाएगा। तो उस समय में देखा गया कि जो मेन रॉयल लीनियज है इसमें तो कोई बचा ही नहीं। तो थोड़े समय के लिए, ऐसा कहते हैं कि 22 सितंबर 1891 की घटना है और सितंबर के ही दिन के लिए अनेक्स कर लिया गया इसे ब्रिटिश राज में। लेकिन फिर एक रॉयल्टी की सब्सिडरी ब्रांच से, राजघराने की एक सब्सिडरी ब्रांच से एक 5 वर्ष का एक माइनर निकला जिसका नाम था चूराचांद। फिर चूराचांद को जब ढूंढ करके लोग ले आए कि है अभी वंश अभी है, तो फिर कहते बैठाओ, फिर बैठाया और फिर अल्टीमेटली स्टेटस उसके बाद से 1891 के बाद से स्टेटस बहुत डिग्रेड हो गया मणिपुर का, और वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि एक माइनर शासक है तो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज। अब वहाँ पर स्थापित होगा ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल एजेंट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। 1891 मणिपुर एक्सपीडिशन या फिर एंग्लो मणिपुर वॉर 1891। मणिपुर वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। अल्टीमेटली फिर वो रिस्टोर करा दिया गया, बट एक माइनर गद्दी पर आया और एज अ रीजेंसी वहाँ पर आया द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। 19th सेंचुरी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों से ही परिभाषित होती है, 20th सेंचुरी। और 1900 में क्या होगा, मणिपुर अफेयर्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, और इसके द्वारा फिर कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, और पहली बार सड़क से मणिपुर को भारत के क्षेत्रों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर 1901 में पहुँचेंगे वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन यहाँ 1901 में आया। आई बात समझ में? उसके बाद धीरे धीरे गतिविधियाँ बदल दी गई और फाइनल अंग्रेज़ों ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत ये डिक्लेयर कर दिया कि वह भारत से जाएंगे और एक फ़ैसला रख दिया गया देश के सामने कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या तो वो पाकिस्तान के साथ आ जाएं या भारत के साथ आ जाएं या इंडिपेंडेंट रह लें, या पाकिस्तान के साथ आ जाएं या भारत के साथ या इंडिपेंडेंट। क्योंकि अब आप नोटिस करिए कि 1891 से जब चूराचांद गद्दी पर आए हैं, मणिपुर का स्टेटस क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट। मणिपुर क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट, यानी कि वो किसके अधीन है? द ब्रिटिश पैरामाउंट Britishers were the paramount ruler. So all the Indian princely states, the Sindhiyas, the Holkar, the Bhosle, all the princely states, ठीक है, द पटियाला रियासत, ऑल वर द प्रिंसली स्टेट्स। तो मणिपुर 1891 से प्रिंसली स्टेटस में आ गया और 14 अगस्त 1947 को जैसे ही पाकिस्तान बनना था, ब्रिटिश पैरामाउंटसी ख़त्म। 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हो जाना था, तो फिर ब्रिटिश पैरामाउंटसी तो ख़त्म हो रही थी, तो उसके पहले ही फैसला जारी कर दिया गया कि अब जब ब्रिटिश पैरामाउंटसी ख़त्म हो रही है तो प्रिंसली स्टेट्स किधर क्या करेंगे, या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या भारत के साथ चले जाएं या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस डिक्लेयर कर दें। ऐसे में 11 अगस्त 1947 को यहाँ के महाराजा ने, यानी कि वही कंगलेपाक डायनेस्टी, अंग्रेज़ों ने प्रिंसली स्टेट के तहत चूराचांद को गद्दी पर बैठाया, धीरे धीरे राजा का टाइटल दे दिया, धीरे धीरे उन महाराजा का भी टाइटल दे दिया, धीरे धीरे नाइटहुड भी दे दिया, आगे के राजाओं को सर बना दिया, सर नाम दे दिया।
ऐसे धीरे धीरे देते गए, पीस भी आई यहाँ पर। तो जो महाराजा ऑफ मणिपुर है हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मणिपुर के महाराजा ने 11 अगस्त 1947 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया कि वो खुद को इंडिया में एक्सीड कराने जा रहे हैं। ओके, किस तरह से? 3 मुद्दे भारत देखेगा, 3 इश्यूज भारत देखेगा। कौन से? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन। ये 3 मुद्दे भारत देखेगा, बाकी सारी मुद्दे मणिपुर राज्य स्वयं देखेगा। सो ऑन 11 अगस्त 1947 महाराजा हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 3 सब्जेक्ट्स डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन सीडेड टू इंडिया। ये 11 अगस्त 1947 की बात है। समय आगे बढ़ा, मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947 वाज इनेक्टेड। 1947 में ही मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इनेक्ट कर दिया गया, लेकिन भारत ने इसे नकार दिया। भारत ने मना कर दिया कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आपके स्टेट का हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। फिर क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ? सो मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947 वाज इनेक्टेड गिविंग द स्टेट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो स्वीकार नहीं किया गया। अल्टीमेटली ऑन 21 सितंबर 1949 द महाराजा वाज कोएज्ड, दबाव बनाया, किसी तरह से मनाया, द महाराजा वाज कोएज्ड टू साइन अ मर्जर अग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। उन्हें कहा कि आप मणिपुर मर्ज करिए भारत के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। और फाइनली 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत के साथ मर्ज हो गया। और मर्ज कैसे हुआ? उस समय में भारत के राज्य कैसे विभाजित किए गए थे? जैसे ग्रुप ए के राज्य, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी। तो पार्ट सी के राज्य के रूप में मणिपुर भारत के साथ मर्ज हुआ। पार्ट सी में कौन से राज्य रहते थे? अंग्रेजों के समय की चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और बाद में आज़ाद भारत के बाद की यूनियन टेरिटरीज। तो इस तरह से इसे पार्ट सी के रूप में मर्ज किया गया। और इसे गवर्न कौन करेगा? चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली इन्होंने अपनी बनाई हुई थी मणिपुर ने, उसको भंग कर दिया गया। बाद में 1954 से ही मणिपुर में कैंपेन चला कि मणिपुर के लोगों को अपनी बात रखने के लिए उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए। लेकिन उस समय के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को ये कहा कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यू आर एट द बॉर्डर, वर्ल्ड कोल्ड वार के दौर में है, इस तरफ म्यांमार है, रशिया और चीन कम्युनिज्म को लेकर के तेज़ी से फैल रहा है, और लगातार जो दूसरी तरफ अमेरिकन विंग है, जो वो धड़ा है, वो उन्हें कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और भारत किसी भी तरह से इन युद्धों में नहीं जाना चाहता। तो आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं, लोग अभी उतने मैच्योर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, डेवलप नहीं है कि वो ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अभी वो समय नहीं आया है, समय आने पर हम आपको असेंबलीज़ देंगे। तो फिर क्या चीज़ें वहाँ पर दी गई? धीरे धीरे ग्रेजुअली सब्सटेंशियल मेजर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, धीरे धीरे जो क्षेत्रीय स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देनी शुरू कर दी। वो कैसे शुरू की? पहले 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल्स एक्ट के माध्यम से टेरिटोरियल काउंसिल्स बनाई, और उसके बाद अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन 1963 एंड फुल स्टेटहुड इन 1972। भारत में मणिपुर 19वें राज्य के तौर पर 1972 में राज्य के रूप में स्थापित हुआ। शुरुआत में ये यूनियन टेरिटरी था, बाद में ये राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ओके, लेकिन ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट थी। इतनी बात समझ में आई? तो कांगलेपाक राज्य के रूप में 12वीं सदी में एक संविधान के तहत ऑर्गेनाइज हुआ एक राज्य जो आगे बढ़ा और 17वीं सेंचुरी में राजा खगेम्बा के समय में अपने पीक पर पहुंचा। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत यानी कि 1714 में राजा पामहेबा के समय में गौड़िया वैष्णविज्म को राज्य का धर्म डिक्लेयर करता है। 1824 से 26 में बर्मीज़ इन्वेजन के कारण उसका स्टेटस ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट का डिक्लेयर होता है। 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर के कारण वो प्रिंसली स्टेट के रूप में डिक्लेयर होता है, और 11 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के वाया वो खुद को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक्सीड करता है 3 मुद्दों के तहत, और 15 अक्टूबर 1949 को उसका भारतीय यूनियन के साथ मर्जर होता है, और फाइनली 1972 को वो 19वें राज्य के रूप में भारत में स्थापित होता है। इतनी बात समझ में आई? ये उसका संबंध था अंग्रेज़ों के साथ। ये थी कांगलेपाक डायनेस्टी किंगडम जिसका संबंध था म्यांमार,
और पहाड़ी राजाओं के साथ अलग अलग रूप में, और ब्रिटिशर्स के साथ। ये सारा फ्लो अगर हमने समझ लिया है तो चीज़ें अब आगे बहुत आराम से समझ में आएंगी। चलिए अब एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो शासक हुआ करता था खागंबा, इसका एक भाई हुआ करता था। उस भाई का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं। इसके भाई को इसके शासन की पद्धतियाँ पसंद नहीं थी, वो मानता था कि ये सही नहीं। तो उसने इसका विरोध करने के लिए किन्हीं का समर्थन लेना चाहा। जिनका समर्थन लेने वो गया, उनको कहा करते थे तरफ, TARF, तरफ कौन हुआ करते थे? सिलहेट के ही इलाके के मुस्लिम चीफ। उसने तरफों की मदद ली, किसकी खिलाफत के लिए? खागंबा। और जो भाई था उसका नाम था शालुंगबा। क्या नाम था? शालुंगबा मुस्लिम तरफों के पास चला गया, द चीफ्स, खागंबा के खिलाफ। मुस्लिम तरफों ने कहा कि ये तो बेहतरीन मौका है, इस रीजन में एंट्री मिलेगी, शालुंगबा की मदद करते हैं, खागंबा के खिलाफ इसे सपोर्ट करते हैं, गद्दी पर हमारी मर्जी का आदमी बैठेगा और इस इलाके को भी कंट्रोल करेंगे। उन्होंने अपने मुस्लिम लड़ाके यहाँ भेज दिए। तो तरफों ने अपने मुस्लिम वॉरियर लड़ाके, सोल्जर्स भेज दिए शालुंगबा की मदद में। शालुंगबा की मदद में जब वो मुस्लिम लड़ाके यहाँ पर आए, लड़े, युद्ध किए, फिर यहाँ रहने लगे, उन्होंने यहाँ की लोकल मेती वुमेन से शादियाँ कर ली और धीरे धीरे यहाँ का मेती कल्चर अडॉप्ट कर लिया। और वो जो एक मुस्लिम सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई मेतियों की, उन्हें कहा जाता है पंगल। तो मेती आइडियली दो तरह से बटे हैं, एक है द हिंदू मेतीज, एक है द मुस्लिम मेतीज। द हिंदू मेतीज एंड द मुस्लिम मेतीज। इन मेतियों का डोमिनेंस है वैली में। इन मेतियों का डोमिनेंस कहाँ है? वैली में। तो जो कुल जनसंख्या है मणिपुर की, उसकी 64% पॉपुलेशन मेती है। उसकी 64% पॉपुलेशन कौन है? मेती है। और वो जो मेती है मेजॉरली, उसमें दो लोग आ रहे हैं, एक हिंदू मेती और एक ये मुस्लिम मेती, पंगल। हिंदू मेतियों की मुस्लिम मेतियों से रमेश समय से लड़ाई रही है, ये भी बात याद रखना। तो एक लड़ाई ये है, और फिर इन मेतियों की पहाड़ी कबीलों से लड़ाई रही है, आदिवासियों से। एक लड़ाई इनकी उनसे है, और उन हिल ट्राइब्स की आपस में लड़ाई रही है। तो एक लड़ाई कुकियों की नागाओं से है, द कुकीज़ एंड द नागास। द कुकीज़ एंड द नागास। अब ये जो कुकी हैं, कुकी सारे मिलके अपने आप को भाई भतीजा बताते हैं, कहते हैं अपन सब एक है। वो कौन कौन है सारे जो बोलते हैं कि अपन सब एक हैं? वो ये वाले हैं सारे, इनका नाम याद रखना है। देखो, ये जो चिन, कुकी, मिजोजोमी, ये ग्रुप है मेन, ये ग्रुप मेन है। कौन से लोग आ जाते हैं इनमें? कुकी लोग आ जाते हैं, थाडो, हमार, पायते, वाइफे और ZOU। ये सारे मिलकर के खुद को क्या बोलते हैं? जो पीपल। ओके, तो आपको जब भी कोई पूछे कि ZO कौन है, तो कुकी, मिजो और चिन, कुकी, मिजो, चिन तीनों मिलके जो कहलाते हैं। ये एक तरफ खड़े हैं सारे कंधे से कंधा मिला के, जो कि कुकी, चिन और मिजो लोग हैं, और इनके ऑपोजिट उधर खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के द नागास। तो हिली रीजन में भी दो बड़े खेमे हैं, एक नागों का खेमा है द नागास, और एक खेमा है द जो, जिनमें कुकी, मिजो, चिन आते हैं। ये मेजॉरली जो पहाड़ी लोग हैं, अब सारे नागा प्लस कुकी, मिजो, चिन यानी कि जो, ये सारे खुद की एथनिसिटी किधर से ट्रेस करते हैं? ये सारे खुद की एथनिसिटी ट्रेस कर रहे हैं हिमालयन ट्राइब एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। जैसे कि जो कुकी लोग हैं, जो चिन लोग हैं, ये मेनली आते कहाँ से हैं? ये मेनली आते हैं चिन स्टेट ऑफ म्यांमार। अब मैं आपको दिखाता हूँ दिस चिन स्टेट ऑफ म्यांमार। तो ये म्यांमार है, बर्मा, और ये है उसका चिन राज्य। ये उसका चिन राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट से टच हो रहा है ना। चिन राज्य से बिलोंग करते हैं ये चिन कुकी पीपल, चिन कुकी पीपल। ओके,
इन्हें कौन लाया, क्यों लाया, अब मैं आपको पहले वो बताता हूँ। आप जरा इस चीज़ को समझिए। चिन कुकी पीपल, देखिए वैली रीजन में मेती लोग रहते थे। उनका अपना एक राज्य था, कांगले पाक राज्य, द डायनेस्टी। ओके, लेकिन लगातार हम दुनिया के किसी भी संस्कृति में जाएं, किसी भी इलाकों में जाएं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो वैली रीजन्स होते हैं वहाँ एग्रीकल्चर होता है सेटल्ड, वहाँ पर नदियों के पानी मिलते हैं, वहाँ पर बेहतर जीवन के लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, माने समाज विकसित होता है, कल्चरली डेवलप्ड होता है। तो अक्सर आप देखेंगे जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं, जो लोग हिली रीजन्स में रहते हैं, सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन पहाड़ियों पर रहने के कारण सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, रिसोर्सेज कम है, लगातार वो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती हैं, इसलिए लड़ाकू बहुत होते हैं, जुझारू बहुत होते हैं, उनकी वॉरफेयर प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं और लगातार वो वैलियों पर आक्रमण करते हैं कि वहाँ से धन, पैसा, अनाज जुटाया जा सके। ये दुनिया भर में होता है, आप देखते रहिए। सेंट्रल एशियन ट्राइब्स कैसे भारत आया करती थी, भारत में इनॉर्मस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये सब चीज़ें थी तो आते रहते थे। ये सारे प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक सब सेंट्रल एशिया से आए हैं। इवन कनिष्क भी यूची ट्राइब से ही है, उसके पहले हूण आया करते थे, उसके पहले आप देखिए तो बहुत पहले सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते 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 आर्य भारत आए। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ऐसे में ये जो हिली रीजन के लोग हैं ये लगातार रेड किया करते थे, वैली रीजन को लगातार रेड किया करते थे। इसलिए तो शुरू से ही कांगलेपाक राजा जो हैं वो हिली रीजन्स को कंट्रोल करते रहे, उनके चीफ्स को कंट्रोल करते रहे, उन्हें जीतते रहे। लेकिन हमेशा से ऐसी परिस्थितियां फिर नहीं चल पाती, तो ये हिली रीजन के लोग बहुत तंग किया करते थे। मैदान के वैली रीजन के लोगों को यहाँ पर आक्रमण करते थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसे में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने देखा कि द नागाज आर द वेरी फियर्स वॉरियर एंड ऑल द टाइम दे आर अटैकिंग द वैली रीजन, दैट इज़ द मेती पीपल, एंड दे आर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट। और ये बर्दाश्त नहीं होता था अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ हमेशा हल ढूंढते थे। तो अब ये वैली में मेती हैं, ये नागाज हैं सारे। अंग्रेज़ों की आदत थी कि वो बफर क्रिएट कर देते होते थे बीच में, वो वैसे राज्य वैसे लोगों को बसा देते थे कि जिनसे पंगा पड़े, अगर पड़े तो हम तक ना पहुँचे, तो द बफर रीजन्स। और अंग्रेज़ों ने इस बफर के रूप में चिन रीजन से, म्यांमार के चिन रीजन से कुकियों को लेकर के आए। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट नागाओं से लड़ने के लिए उन्हीं के जैसे फियर्स हंटर गैदरर फाइटर को चिन रीजन से लेकर के आए और कुकियों को ला करके बसाया पहाड़ों पर। और कांगलेपाक राजाओं ने उन कुकियों को बसने के लिए हर तरह के रिसोर्स दिए, हर तरह की मदद दी। और फिर उन कुकियों ने नागाओं से भयंकर युद्ध लड़े, लेकिन मेतियों तक आंच नहीं आने दी, फिर मैदानों तक प्रॉब्लम नहीं आने दी। कुकी और नागा लड़ते रहे, और कुकियों को राज्य का समर्थन था, नागाओं को था नहीं। और नागा हमेशा से अपना एक नागामली वर्ल्ड बनाना चाहते थे, नागामली, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट नागा होगा, सारा इलाका अपना बनेगा, हम बनाएंगे। ये नागाओं का कॉन्सेप्ट था। यही कॉन्सेप्ट आज इतनी फियर्स बैटल का कारण बन रहा है। इतना फियर्स वायलेंस इसलिए है कि नागा फैलना चाहते हैं मैदानों तक। मैं आपको जस्टिफाई करूंगा कि वो मेतियों को ऐसा क्यों लगता है कि नागा नागामली बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारी छोटी सी बटी हुई वैली भी खा जाएंगे, इसलिए उन्हें कई तरह के भय हैं। लेकिन ट्राइब्स को अपने भय हैं, उनके भी अपने भय हैं। तो कुल मिलाकर के ये नागा और मेतियों के बीच में एक बफर क्रिएट करने के लिए डेलिबरेटली कुकियों को ला करके यहाँ पर बसाया गया और उनके बीच में एक बफर बनाया गया और मदद दी गई, अस्त्र शस्त्र दिए गए, युद्ध प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे नागाओं को हराना है। इतनी बात समझ में आई। फिर कहानी आगे बढ़ी। 1950s का टाइम आया। अब देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में। स्टेटस डिक्लेयर हो रहे थे कि किसको क्या अधिकार मिलेंगे, किसके पास क्या होगा, ऐसे विचार चल रहे थे। मेतीज़ अपने लेवल पर अपनी रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, अपनी असेंबलियां मांग रहे थे और मांग रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। ये मेतियों का विचार था। नागा क्या कर रहे थे? नागा अपना सेपरेट होमलैंड मांग रहे थे। तो 1950 का दौर है, नागाज अपना होमलैंड डिमांड कर रहे थे। तो नागा मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट, और फाइनली उनके साथ कई तरह के समझौते करके उन्हें मनाया गया और नागालैंड एग्जिस्टेंस में आया। नागाओं को एक लैंड दिया गया।
पर वो उससे संतुष्ट नहीं थे, कहते ये तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, हमारा बहुत बड़ा नागा इलाका है। तो नागालैंड में ही नागा है ऐसा नहीं है, वो आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। जैसे कि कुकी, कुकी आपको क्या लगता है कि सिर्फ मणिपुर में है? तो अब एक फैक्ट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके, सिक्किम तो बाहर ही है, अरुणाचल को छोड़ करके कुकी हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। कुकी हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, अरुणाचल को छोड़ के। डोमिनेट कर रहे हैं कुकी मणिपुर को, डोमिनेट कर रहे हैं मणिपुर को, पर ये पूरे उत्तर पूर्व में है। लेकिन ये बात याद रखिए, एग्जामिनर अगर डाले कि अरुणाचल में डोमिनेट करते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं। अरुणाचल में तो ये है ही नहीं, उसे छोड़ के बाकी सारे उत्तर पूर्व के राज्यों में ये हैं। अब नागाओं को बड़ा क्षेत्र चाहिए, लेकिन उन्हें छोटे क्षेत्र में सीमित किया गया। नागा की अपनी मूवमेंट चल रही थी, मणिपुर अपने लेवल पर रिप्रेजेंट मांग रहा था, रिप्रेजेंटेशन। अल्टीमेटली कुकियों को यह दिखा कि नागास को उनका एक क्षेत्र दे दिया गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, मेती वैली में बसे हुए हैं, नाम हमारे स्टेट का मणिपुर है, जिस मणिपुर में मेती और हम दोनों ही आने चाहिए। लेकिन है क्या मतलब, ये अल्टीमेटली 60 सीटों वाली ये असेंबली बनी है और उसमें 40 से ज़्यादा सीटें तो मेतियों को जाती हैं, हमारे पास सीटें नहीं। जबकि 90% जोग्राफिकल लैंड हमारे पास हैं, बट गवर्नमेंट जॉब्स में, वेल्थ में, टेंडर में, कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कहीं नहीं। मेतीज़ ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं। तो मेतीज़ ग्रो कर रहे हैं, मेतीज़ डेवलप कर रहे हैं, शिक्षा में एकेडमिशियंस मेती, डॉक्टर्स मेती, इंजीनियर्स मेती, पॉलिटिशियंस मेती, ब्यूरोक्रेट्स मेती। देश भर में कल्चर जिनका चल रहा है, अगर मणिपुर के कल्चर के नाम पर कुछ देश में जान रहे हैं लोग तो मेती, जबकि हम भी तो मणिपुर में ही हैं। तो जब उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस रिफ्लेक्ट होती नहीं दिख रही, तो 1990 में मेतीज़ ने खुद को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया और कुकी लैंड 1990 में कुकीज़ ने खुद को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया और खुद के लिए कुकी लैंड की डिमांड की। तो 1990 में कुकी लैंड एग्जिस्टेंस में आया कि कुकी लैंड चाहिए हमें, हमारे लिए। उनका नागा का नागालैंड है, ये मेती वैली में बस रहे हैं, पर पूरे मणिपुर को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी आइडेंटिटी किधर है? तो हमें हमारा कुकी लैंड चाहिए। अब जब उन्होंने कुकी लैंड की मांग कर दी, उन्होंने जब कुकी लैंड की मांग की, तो मेतियों ने कहा ये मिलेगा कहाँ से कुकी लैंड, कौन सा होगा तुम्हारा कुकी लैंड? तो उन्होंने बताया कि यहीं से काटेंगे, मणिपुर से ही। तो फिर जो मेतियों को संरक्षण दे रहे थे, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बुलाए गए थे अगेंस्ट द नागाज, मेतियों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो मेती और कुकी की भयंकर दुश्मनी सरफेस पे। अब जब कुकी अपने लिए कुकी लैंड मांग रहे हैं, तो नागाज जो कि इतने बड़े पैमाने पर मणिपुर की पहाड़ियों में भी बस रहे हैं, नागाज भी तो बस रहे हैं। नागा हिली ट्राइब ने बोला कि इनको कुकी लैंड मिलेगा, वो कौन सा लैंड होगा, और उस लैंड पे जो हम लोग बस रहे हैं तो हमारा स्टेटस क्या होगा, और ये क्यों कुकी लैंड लेकर के जाएंगे सेपरेटली? हमारा वो जो नागामली का सपना है वो किधर जाएगा? हम तो फैल जाना चाहते थे इधर। तो नागा और कुकियों के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और 1993 की कहानी है। नागाओं ने, ऐसा कहा जाता है, लिखा हुआ है कंटेंट, कि नागाओं और कुकियों की झड़प में नागाओं की बस्तियां, कुकियों की बस्तियां, घर नागाओं ने उजाड़ के रख दिए। तो बहुत ही ब्लडी कन्फ्रंटेशन इनके बीच में हुआ, नागा और कुकी के बीच में। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, मणिपुर में जो युद्ध का मैदान बना होता है वो ऐसे बना होता है, एक तरफ लड़ाई चलती है मेतियों के अंदर ही, और मेतियों में वो लड़ाई चल रही हिंदू मेती और मुस्लिम मेती, दैट इज पंगल। जो हिंदू मेती हैं वो खुद को पूरे मणिपुर का मुख्तियार बताते हैं। वो कहते हैं मणिपुर मने हम, कांगले पाक मने हम, और मणिपुर मने कांगले पाक, और कांगले पाक मने हम, तो हम मने मणिपुर। वो ये बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? तो एक लड़ाई इनकी बीच में, एक इन मेतियों की ओवरऑल हिली रीजन की इन ट्राइब से, एक वहाँ पर युद्ध का मैदान बनता है। एक उन हिली ट्राइब्स की आपस में लड़ाई है, जो बड़े दो खेमे, एक कुकी खेमा, एक नागा खेमा, उनकी आपस में बड़े तगड़े संघर्ष हैं, क्योंकि दोनों भिन्न धड़ों से आते हैं।
तो कुकी और नागा आपस में झड़प रहे हैं। इस तरह से आपको इसको 3 संदर्भों में देखना है, एक मेतियों की पहाड़ी लोगों से, एक पहाड़ी लोगों की आपस में, एक मेतियों की आपस में। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। इसमें फिर आते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। वो क्या? देखो आज दिन तक पहाड़ी, अब मैं सबको ले रहा हूँ, नागा, कुकी, बोथ, जो हिली ट्राइब्स हैं वो ये मानती हैं कि देश में जो विकास हुआ उसका जो लाभ मणिपुर को मिला वो लाभ हम तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो हम कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होते, यही लोग रिफ्लेक्ट होते हैं। देश के अंदर 90% ज्योग्राफिकल एरिया हमारा है, 36% हम जनसंख्या का हिस्सा हैं, 64% ये वैली लोग हैं, द मेती पीपल, पर 36% हम हैं। 90% भौगोलिक क्षेत्र हमारा है, लेकिन मात्र 20 सीटें हमें मिली हुई हैं 60 सीटों वाली असेंबली में, जिसमें हमारा शेयर बहुत ही कम है। ये हमारा शेयर बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो थोड़ा बहुत हमें एज अ ट्राइबल सोसाइटी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि हमारी ज़मीनें कोई पहाड़ी नहीं ले सकता, हमारा जो ट्राइबल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इज़ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कहीं पर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो और ज़िंदगी बदलने का एक आधार सरकार ही है, तो ऐसे में जॉब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन जॉब्स में फिर शेड्यूल्ड ट्राइब अपने अधिकार देख रही है कि जो एसटी कोटा है उसमें अगर फिर एक वही बचा था हमारे पास, हमारी ज़मीनें, हमारे जंगल संरक्षित रखने के लिए, हमारी नौकरियों को इंश्योर करने के लिए। बट जैसे ही मेतियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाएगा, वैसे ही मेती भी हमारे बराबर हो जाएंगे और फिर मेतियों को हर वो अधिकार मिल जाएगा जो पहले उनके पास नहीं था। जैसे वो पहाड़ों पर उनको अधिकार मिलेगा, ज़मीनों पर अधिकार मिलेगा और शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा मिलेगा, जबकि मेती आज दिन तक ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट का, अदर बैकवर्ड क्लास का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लेते आ रहे हैं। इसके बावजूद सारे लाभ भी उन्हीं को मिले हैं, असेंबली में वो ज़्यादा हैं, सभी इम्पोर्टेंट पदों पर वो हैं। तो ये ट्राइबल सोसाइटी की टेंशन है। अब मेती कहते हैं ना, पिक्चर ये है ही नहीं, ये बहुत गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। तो मेती क्या बोलते हैं? मेती कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को अंग्रेज़ों के समय में बाहरी क्षेत्र के लोगों के एंट्री से बचाया गया था। बाहरी क्षेत्र मतलब बंगाल के मैदानी इलाकों के लोग या भारत के अदर मैदानी क्षेत्र के लोग, आउटसाइडर्स, दे कैन नॉट एंटर इनटू द ट्राइबल एरियाज। और 1949 के पहले मेतीज़ को ब्रिटिशर्स ट्राइबल आइडेंटिफाई करते थे। क्या आइडेंटिफाई करते थे? ट्राइबल। वो मेतीज़ ट्राइबल ही थे 1949 के पहले। और ऐसे में ब्रिटिशर ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के साथ डील करने के लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की थी? एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, जहाँ पर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक लोकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आउटसाइडर वहाँ नहीं जा सकते इस तरह से। तो परमिट सिस्टम इंड्यूस रहता था, इनर लाइन परमिट सिस्टम। वो आपको अनुमति मिलेगी तो आप जाएंगे और उसी सीमा में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी परमिशन रहेगी। लेकिन जब फिर मर्जर हो गया 1949 में मणिपुर का इंडियन यूनियन के साथ, और उसके बाद फिर जो मेतीज़ हैं वो उनका ट्राइबल स्टेटस चला गया, जो हिली ट्राइबल एरिया कम्युनिटीज़ हैं उनका ट्राइबल स्टेटस मेंटेन रहा। इसके बाद फिर हुआ ये कि ट्राइबल पॉपुलेशन की डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत जंप कर गया। जहाँ ये 1941 से 51 के बीच में 13-14% के हिसाब से डेकेडल ग्रोथ हो रही थी, ये 1951, 61, 61, 71, 81, 91 के बीच में ये 35 से 40% डेकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन ग्रो हुई। तो मेतियों ने पूछा ये जादू कैसे? तो जवाब मेतियों ने दिया कि ये जादू इसलिए कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज़ हाईली पोरस, ये बहुत ही पोरस है। और जब जब म्यांमार में एट्रॉसिटीज़ कमिट होती हैं, जब जब वहाँ पर मिलिट्री रूल सख्ती करता है, बड़े पैमाने पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ से निकल के मणिपुर आती हैं। और वो जितनी चिन स्टेट से निकली हुई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये कुकी, ये मिज़ो, ये चिन,
ये आ करके मणिपुर की पहाड़ियों में बसते हैं, क्योंकि पहले वाले कुकी उनके जान पहचान है। वो उन कुकियों के साथ आकर के सेट होते, क्योंकि इनकी लैंग्वेज, इनका कस्टम, कल्चर, मैनर सारा आपस में मिलता है। इन इनवेड नेचुरल फर्टिलिटी के कारण नहीं, इस माइग्रेशन या इन्वेजन के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 35-40% पर 10 ईयर्स नज़र आ रहा है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस दर से अगर जनसंख्या ट्राइबल्स की बढ़ेगी तो ये ट्राइबल्स तो तेज़ी से पहाड़ों में बढ़ रहे हैं, और इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 20-30 साल बाद का जो मणिपुर होगा उसमें मेती तो होंगे ही नहीं, सारे ट्राइबल ही होंगे। तो इट इज़ अ वेरी बिग डेमोग्राफिक चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेतीज। हमें डर है कि हमारा कस्टम, कल्चर, मैनर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ एक तरफ मेतीज को पहाड़ी ट्राइबल एरियाज़ में जाके ज़मीनें खरीदने का, लेने का या इंटरवीन करने का अधिकार नहीं, वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल्स को ऐसी कोई रोक थोड़ी ना है। वो तो वैली में आ सकता है, वो तो वैली में ज़मीन ले सकता है, वो तो वैली में कामकाज कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो ये कह रहे हैं, जो मेतीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से इन पहाड़ी क्षेत्रों की इस जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और ये मेजॉरली इन्वेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, और धीरे धीरे उन पहाड़ों से मैदानों की ओर उतर रहे हैं। हमारे अधिकार, हमारी वैली की ज़मीनें और हमारी डेमोग्राफी, यानी कि हमारी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, कस्टम, मैनर, सब अंडर थ्रेट हैं, सब वाइप आउट हो जाएगा एक टाइम में। क्यों? क्योंकि मेती एक बात खुल के नहीं बोल रहे जिसकी उन्हें टेंशन है कि ड्यू टू द प्रेवलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द ट्राइबल कम्युनिटीज, ड्यू टू दैट एजुकेशन, नाउ दे आर पॉलिटिकली वेरी मच awakened, and secondly they are educated now, so now they can stake their rights very well। वो अपना दावा बहुत अच्छे से रख सकते हैं नौकरियों में, इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस में, डील और नेगोशिएशंस में। तो अब वो पुराने ज़माने के कोई ट्राइब्स नहीं हैं, वो क्रिश्चियनिटी द्वारा डोमिनेटेड, वेल एजुकेटेड, कॉन्वेंट कल्चर द्वारा नर्चर्ड, पॉलिटिकली अवेयर्ड यूथ है, जो राज्य की अधिकतर नौकरियों में हिस्सा ले जाएगा, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं, उनके पास राइट्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जो कि हमारे क्षेत्र सारे ओपन हैं उनके लिए। तो मेतीज़ इन्हें आउटसाइडर्स कह के पुकार रहे हैं, और मेतीज़ ये कह रहे हैं कि सरकार को वापस से इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करना चाहिए, और इस इनर लाइन परमिट के वाया हम मेतियों को, हमारी वैली को इस सारी तरह की आउटसाइड इनकर्जन से बचाओ, हर तरह की आउटसाइड इनकर्जन से बचाओ, क्योंकि असल में हमें खा जाएंगे आउटसाइडर्स जो बॉर्डर पार कर करके इनके बीच आके बसे हैं, और इनमें मेजॉरली जो हैं ये बॉर्डर पार के ही हैं। ये मेतियों का मानना है। मेती कहते हैं कि ये लोग बॉर्डर्स पार करके जब आकर के यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, ये पहाड़ों की ज़मीनों का प्रयोग नशे से जुड़ी फसलें उगाने में करते हैं। मेतीज़ का कहना है कि यही लोग, जिस ज़माने में कोल्ड वॉर की भूमि बना था साउथ ईस्ट एशिया, और खमेर रूस जैसे शासन हुआ करते थे, रीन हुआ करती थी, उस दौरान जो वेपन्स यूज़ किए जाते थे वो वेपन्स सब बाद में अबेंडन हुए। वो सारे वेपन्स बाद में ये मणिपुर के आ गए, मणिपुर के राह पकड़ गए। तो कोल्ड वॉर के समय के अबेंडेंट सारे वेपन्स सरप्लस में वो सारे राह पकड़ रहे हैं मणिपुर की, और ये लोग रेवोल्यूशनरी आर्मीज़ बना के उन वेपन्स के दम पर लोगों से प्रोटेक्शन मनी की उगाही कर रहे हैं, और यहाँ पर खड़े हैं। अपनी इन वेपन्स को परचेज़ करने के लिए यहाँ नशा उगाया जा रहा है, और वो नशा बेचा जाता है। और म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का वो जो गोल्डन ट्रायंगल रीजन है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर पॉपी कल्टीवेशन होता है, उस पॉपी कल्टीवेशन को इनलेट मिलता है भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, और बड़े पैमाने पर हेरोइन बनाई जाती है। और इसीलिए सिंगनाथ भारत में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में HIV एड्स में सबसे ऊपर है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के फैलने में इस रूप में, और बड़े स्तर पर ये हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है एज अ हीरोइन सप्लाई, एज अ हीरोइन ट्रैफिकिंग। तो वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो हीरोइन की ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके बेचने से जो पैसा मिल रहा है, उससे जो वेपन की ट्रैफिकिंग हो रही है, और उन वेपन की मदद से जो एक से एक रोज़ इंसर्जेंट ग्रुप पैदा हो रहे हैं,
तो ये जो इंसर्जेंसी हो रही है, जिससे लॉलेसनेस की परिस्थिति क्रिएट हो रखी है, और जिसकी वजह से ट्राइबल रीजन्स का, हिली एरियाज़ का विकास नहीं हो रहा है और मणिपुर पिछड़ रहा है, और ऐसे में लगातार इन्वेडिंग ग्रुप्स इन चीज़ों को और बढ़ोतरी दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट होते चला जा रहा है। ये मेतियों का कहना है, और ट्राइबल्स का कहना है कि मेती हमारी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। मेती सारी विकास, मेती सारी डेवलपमेंट, मेती सारे फ्रूट्स कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। तो ये एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में देखिए आप, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी मणिपुर के अंदर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने, ATSUM, ATSU, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक सॉलिडेरिटी मार्च बुलाई, और 3 मई की सॉलिडेरिटी मार्च में झगड़ा भड़क गया। सॉलिडेरिटी मार्च क्यों बुलाई गई थी? वो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि 2012 में एक ट्राइबल कमेटी बनाई गई थी, और उस ट्राइबल कमेटी का रिकमेंडेशन था कि मेतियों को शेड्यूल ट्राइब में दे दिया जाए दर्जा, और उस पुरानी रिकमेंडेशन को हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने प्रभावी बनाने के आदेश दे दिए मणिपुर की सरकार को कि उस रिकमेंडेशन को अमल में लाया जाए और मेतियों को ट्राइब में इंक्लूड कर लिया जाए। इसके विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने वो सॉलिडेरिटी मार्च बुलाई थी, द कुकीज़, द मीज़ोज़, द चिन पीपल। और जब उन्होंने ये बुलाई, वहाँ पर मार्च चल रही थी, मेतियों ने इसके विरोध में, जो किसी ज़माने में एंग्लो कुकी वॉर के समय के जो वॉर मेमोरियल बने हुए थे, उनको जला दिया। उन्होंने उनको जला दिया, बदले में फिर उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। इस तरह से काउंटर क्लैशेस वहाँ पर भड़क गए, और वो क्लैशेस आज के दिन तक आप नज़र आ रहे हैं। मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, आज अगस्त आने को है कि मणिपुर वायलेंस के रूप में नज़र आ रहा है, जिसमें रिसेंटली कल जो एक वीडियो सरफेस पे आया जो मई महीने का था, जिसमें नेकेड वुमेन को परेड कराया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने पहली बार मणिपुर पर कुछ आकर के बोला कि ऐसी चीज़ों से पूरा देश और पूरा देश शर्मसार है, पूरा भारत विश्व के सामने शर्मसार हुआ, इसको सख्ती से निपटेंगे। तो ये सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है कि मेतियों को ट्राइब में इंक्लूड करने की बात हुई है और अल्टीमेटली कुकियों ने, नागाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया, और कुकी और मेतियों के बीच में क्लैशेस हो गए, और वो 4 महीने से चलते जा रहे हैं, 4 महीने से चलते जा रहे हैं। ये इससे बहुत बड़ी चीज़ है। एक इमीडिएट ट्रिगर तो ये बना कि मेतियों को इंक्लूड किया जाए। दूसरा इमीडिएट ट्रिगर और मैं आपको बता दूं, कुकियों का आरोप था सरकार के ऊपर, यानी कि मेतियों के ऊपर। वो तो सरकार को मेती मानते हैं कि मेती ही हैं सब कुछ। कुकियों का आरोप था कि सरकार ने कुकी इलाके में, चुराचांदपुर के इलाकों में 38 विलेजेस खाली करवाए हैं जबरन। ये नहीं हो सकता था। क्यों? वो ये कहते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं आर्टिकल 371C के तहत। वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371C के तहत जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है मणिपुर की, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर आते हैं ट्राइबल एरिया से, उनकी एक ट्राइबल कमेटी बनेगी। वो ट्राइबल कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट ट्राइबल अफेयर्स को मैनेज करेगा। तो जब आर्टिकल 371C के तहत आपको रोका गया है हमारे इलाकों में इंटरवीन करने से, वो हमारी ट्राइबल कमेटी देखती, गवर्नर का फैसला देखता। सरकार ने ये कैसे कर दिया कि वो 38 गांव खाली करा दिए? सरकार ये कहती है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ थे, और इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ में इन्वेडर कुकीज़ नशे की खेती कर रहे थे। हमने उन नशे की खेतियों को ध्वस्त किया, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया थे उसकी प्रोटेक्टेड स्टेटस को रिस्टोर किया, वनों की और जानवरों की नस्लों को बचाने के लिए इस कब्जे वाली ज़मीन को खाली कराया, जो कब्जा इन्होंने करके 38 गांव खड़े कर दिए थे। ये लेजिटिमेट होल्डर नहीं थे इस लैंड के, हमने वो खाली कराया। और कुकी कहते हैं कि वो हमारा लेजिटिमेट विलेजेस थे, लेजिटिमेट लैंड था। और 2 मिनट के लिए मान लो कि लेजिटिमेट था, हु द हेल आर यू जिसने ये किया? आर्टिकल 371C तुम्हें रोक रहा था, तुम तो आ ही नहीं सकते थे। हमारी ट्राइबल कमेटी देखती, तुम उसको रिकमेंड करते, ट्राइबल कमेटी गवर्नर के साथ मिलकर फैसला लेती तो खाली होता नहीं होता देखा जाता। तुम किधर से घुस गए आके? तो ये 38 गाँव खाली कराना और मेतियों को शेड्यूल ट्राइब में डालना,
कि ये तो बड़े इवेंट है जो इमीडिएट इवेंट बने। जैसे 1857 क्रांति का इमीडिएट कारण बना था गाय की चर्बी से बने कारतूस दांतों से कटवाना। बट मैं आपसे एक दिल से बात पूछता हूँ कि गाय की चर्बी से बना कारतूस कटवाने नहीं 1857 का विद्रोह करा दिया। 1757 से 1857 तक अंग्रेजों के शासन के दौरान जो 100 वर्षों में माहौल बना था वो रीजंस ने 1857 का विद्रोह करवाया। वो था बड़ी चीज़। आई बात समझ में? ऐसे ही लंबे समय से मणिपुर में क्या बन रहा है, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति, चाहे सरकारी योजनाओं के पैसों की करप्शन, चाहे कुकी नागास के बीच में, फिर मेतियों हिंदुओं और पंगलों के बीच में, फिर मेती और पहाड़ियों के बीच में, फिर उनकी ज़मीनें खाली करा देना, ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्टों को सरोकार ना देना, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस स्टोरी। जो वायलेंस किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी सेना, इतनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वहाँ पर उतार दी गई है, और इन सारी चीज़ों के बीच में है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उसकी एट्रॉसिटीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार की घटनाएं नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वर्ष 2004-5 का समय था। एक महिला जिसका नाम था मनोरमा, उसको कहा जाता है कि अरेस्ट किया, फिर मॉलेस्ट किया, उसके साथ रेप किया और फिर उसे मार करके फेंक दिया। ये कहा जाता है कि असम राइफल्स के अधिकारियों ने किया, और उसके खिलाफ दर्जनों औरतों ने असम राइफल के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, नग्न बदन। ये तब की कहानी है, नेकेड बॉडी प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इमीडिएटली ख़त्म करिए। फिर दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से 33 वर्षीय महिला आयरोम शर्मिला उत्तर पूर्व के राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ख़त्म करने की बात कर रही हैं, स्पेसिफिकली मणिपुर। वो भी एक युवती ही है वहाँ की एक तरह से। तो ये एक बड़ी घटना। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बहुत बड़ी जड़ की तरह उत्तर पूर्व की इंसर्जेंसियों को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, और माना जाता है कि इंसर्जेंसी बढ़ा भी रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का वो सेक्शन 4A-B-C किन चीज़ों की अधिकार देता है, वो इतना बड़ा एक्ट क्यों माना जाता है, किस समय से लागू है और आज दिन तक कॉन्टिन्यूअस क्यों है, एग्जिस्टेंस में क्यों आया, योजनाओं की कमी क्यों रही इस क्षेत्र में, सरकारें डील करने से कैसे चूक गई। पहले 1950 से लेकर के 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकारें, और फिर 2014 से अब तक बीजेपी की सरकार, और क्यों उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में तकरीबन ऐसे क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। अब ये सारा हम डिटेल में देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में आपका दिमाग और पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी। एक था मणिपुर, जो कि एक शांति प्रिय, विकसित, संस्कृति भरे राज्य के रूप में जाना जाता था। एक है मणिपुर जो 3-4 महीनों से जल रहा है। हमें इसको अच्छे से समझना है। आज ग्राउंड तैयार हो गई दिमाग में सारी। कई बार इतना समझाते हैं कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, क्षमा करें, करेक्ट करें। वो हमसे होता है तो हम अगले लेक्चर में भी उसे कर देते हैं। थैंक यू सो मच।